गुड मॉर्निंग। अब जब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक सेल है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये रहे दोनों इलेक्ट्रोड, अंडरस्टैंड। ये जो होगा हमेशा राइट साइड वाला, ये रहा मेरा राइट साइड और ये रहा मेरा लेफ़्ट साइड, ठीक। तो जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं कैथोड, ओके। और जो लेफ़्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं एनोड, ठीक। और हम इसको किसी डीसी से कनेक्ट कर देते हैं। डीसी में जो पॉजिटिव साइड होती है दैट इज़ ऑलवेज एनोड की तरफ होती है, और जो निगेटिव साइड होती है वो हमेशा कैथोड की तरफ होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्मॉल वाला हिस्सा है इट रिप्रेजेंट ओवर हियर निगेटिव टर्मिनल, और जो लार्ज वाला हिस्सा होता है ये, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं इसके साथ ही, ठीक। और इसके अंदर एक सोल्यूशन भरा रहता है, ठीक। ये सपोज़ करो अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, उसमें हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इम्प्योर मटेरियल, ठीक। तो अगर हमको इम्प्योर मटेरियल से क्या करना हो, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो फॉर एग्जांपल ये सा वाला जो साइड होगी ये होगा इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर, ठीक। और ये होगा हमारे पास प्योर रॉड ऑफ कॉपर, ऑलराइट। तो ओवर हियर यहाँ पे जो हो गया हमारे पास, ये प्योर साइड हो गई और ये हो गई इम्प्योर साइड, ठीक। अब यहाँ पर निगेटिव है, तो जो जब करंट इसमें फ्लो करता है तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा कॉपर है वो एनोड के ऊपर क्या करेगा, Cu जो कि सॉलिड है, ठीक, वो क्या करता है, डिज़ोल्व हो जाता है और फॉर्मेशन कर लेता है Cu2 पॉजिटिव का, और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ कर देता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर दूसरी साइड है हमारे पास कैथोड। अब जब ये आयन यहाँ से आया Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में, अब ये मूव करेगा किस तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ, और निगेटिव चार्ज किस पर है हम जानते हैं, वो है कैथोड के ऊपर, ठीक। तो जब ये मूव करेगा तो ये Cu आता है इसके पास 2 पॉजिटिव, और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करता है और यहाँ पर बना लेता है ये Cu सॉलिड, ठीक। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एनोड से ये चीज़ डिसोसिएट होती है और डिसॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस Cu2 पॉजिटिव, और कैथोड पर क्या होती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके डिपॉजिट होने की वजह से हमारी जो कैथोड की साइड की रोड है वो क्या हो जाती है, थिक होती जाएगी, थिक होती जाएगी, ठीक। और ये सी वाली रोड जो है, जो हमारी एनोड की साइड की है, वो थिन होती जाएगी, यानी कि वो डिसॉल्व होती जाएगी। और इस तरीके से लास्ट में हम क्या देखते हैं कि पूरा कॉपर कलेक्ट हो जाता है किसके ऊपर जाकर, कैथोड के ऊपर, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती हैं इसकी बॉटम पर। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक। अब कॉपर के केस में तो ऐसे ही होता है नॉर्मली कि इसको प्योर कर लिया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, लगभग 99.98% कॉपर प्योर फॉर्म में हमको इस प्रोसेस से मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ मेटल्स हैं जिनको इसी प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होता है कि इसको मेल्ट किया जाता है, इसकी मेल्टेड फॉर्म जो होती है उसके अंदर करंट पास कराते हैं, जिससे क्या होता है Na प्लस, और मेल्ट होने के बाद बनता है Cl नेगेटिव, इन दोनों से। और जो इसके अंदर हमारे पास सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफकोर्स ये किस पे जाएगा, ये कार्बन के कैथोड पर जाता है, ठीक। और वहाँ पर जाके एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये बना लेता है सोडियम मेटल, और वहीं पर ये कलेक्ट हो जाता है। अब बात करें Cl की, तो Cl के पास है निगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये जाएगा किसके ऊपर, ये गया था हमारा कैथोड के ऊपर, बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज आयन के पास, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो ये वहाँ पर गया था। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये जाएगा हमारा
एनोड के पास, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, और ये क्या करता है, Cl2 बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। ठीक, इसी तरीके से यूज़ होता है मेल्टेड MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड को भी इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे कैथोड पर, तो हमारा Mg रहता है 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा और ये जाएगा और यहाँ पे बना लेगा Mg सॉलिड। ठीक, इसी तरीके से अगर हम एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर क्या होगा कि जो हमारा Cl निगेटिव है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है और बना देता है Cl2, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्लोराइड आ जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का होता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, इसको भी मेल्ट किया जाता है और यहाँ से एल्युमिनियम को और ऑक्सीजन को अलग अलग हो जाता है। अंडरस्टैंड। अब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरी प्रोसेस के थ्रू, ठीक, उसके ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ से। ऑलराइट, बिफोर दैट आई वाज थिंकिंग कि हम लोगों को थोड़ा फ्राइडे के बारे में भी जान लेना चाहिए। ऑलराइट, फ्राइडेज लॉ। ठीक, फ्राइडे ने 2 लॉ दिए थे। लॉ एक को बोलते हैं फर्स्ट लॉ और दूसरे को बोल देते हैं सेकंड लॉ। ठीक, द फर्स्ट लॉ सेज कि किसी भी मेटल का जितना भी मटेरियल है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, दैट विल डिज़ोल्व और इवॉल्व, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो या फिर इलेक्ट्रोड से इवॉल्व हो जाए, एक तरीके से कह सकते हैं डिसोसिएट हो जाए, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे और उसके बाद क्या हो जाए, उसमें घुल जाए। ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कि उस सिस्टम के अंदर कितने चार्ज को ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि कितना चार्ज उस सिस्टम में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक, अब यहाँ पर ये चार्ज जो है Q, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, Q हमेशा होता है IT के बराबर, कितने एम्पियर करंट को पास कराया है और कितने टाइम तक। ठीक, तो हम देखेंगे कि W प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, IT के। ठीक, टू अंडरस्टैंड इट मोर फर्दर हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम जैसे सब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, यहाँ पर एक आता है ZIT। ठीक, इस Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, and these electrochemical equivalent is equal to E upon 96500, और इसी अमाउंट को बोला जाता है कि ये इसके बराबर है। ठीक, और हमारा W का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट विल डिपॉजिट और इवॉल्व इक्वल टू E अपॉन 96500 IT के बराबर। दैट्स इट। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ द फ्राइडे है, जिसको हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक, इस रिलेवेंट लॉट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ई को और समझ लो, यहाँ पर ई है इक्विवेलेंट मास। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो कि अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, किसके, एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर की बात करें हम Cu के, तो वो होता है 63। अगर मुझे इसके मास की जगह मुझको निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो मैं इसको दिखा सकता हूँ किससे, ई से, और ये हो जाएगा 63/2। ये 2 जो है यहाँ पर, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu एटम। ठीक, तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको दिखाते हैं हम Cu3 से।
ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट हम सेकेंड लॉ के बारे में बात कर लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो लाइक ए डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉ. इट सेज कि भी जितना चार्ज, एक कांस्टेंट चार्ज और कांस्टेंट करंट को अगर तुम सिमिलर टाइम में पास कराते हो किसी सिस्टम पर, तो ये उसका जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर. यानी कि एक तरीके से इन्होंने बोला था कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है W1 इक्वल टू किसी सब्सटेंस के लिए, तो यहाँ पर E1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 96500, और यहाँ पे ले लेंगे हम क्या, इनटू IT. तो बराबर एम्पियर करंट है और टाइम भी क्या है, सिमिलर ही है. ठीक, और इसी तरीके से अगर W2 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा E2/96500, और ये हो जाएगा IT. ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि हमारी ये सी वाली इक्वेशन 1 है और ये सी वाली इक्वेशन 2 है. ठीक, और हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी W1/W2, और यहाँ पर हो जाएगा E1/96500 IT, एंड इसके नीचे आ जाएगा E2/96500 IT. इस IT से ये IT डिवाइड, यहाँ से ये ख़त्म, और हमको एक फाइनल फार्मूला मिलता है W1/W2 E1/E2. दिस इज़ वॉट द सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे, सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे. इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे की बात कर रहे हैं. ऑल राइट, तो इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे आप, और जो कुछ भी हमने अभी तक बात की कि फ्राडे के प्रिंसिपल क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या किया जाता है, बाहर से करंट को पास कराया जाता है, वो भी डीसी मीडियम के थ्रू, और हम देखते हैं कि उस सेल के अंदर मेटल्स को प्योरीफाई कर लिया जाता है. ठीक, या फिर एक तरीके से सोच लें कि दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक के ऊपर तो डिपोजिशन होता है और दूसरा डिसॉल्व होता है. ऑल राइट, नाउ वी आर फर्दर मूविंग विद दिस आइडिया एक्चुअली. अब हमको जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर आए थे हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक, ऑल राइट, लेट्स सी आवर टॉपिक. इट सेज प्रोडक्ट of electrolysis. तो we understand what is the electrolysis. Electrolysis is a type of reaction जिसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो उससे क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस टूट जाता है. ठीक, तो इट्स अ काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, जनरली डीकम्पोजिशन हो रहा है जिसके थ्रू कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए था, ए बी था, और मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया विद द हेल्प ऑफ करंट. और जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो हमको मिला A+B, यानी कि हमको दो प्रोडक्ट मिल गए या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल गए. ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर. अब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर तुम इसको समझोगे तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से होता है. जनरली अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में तो आपको एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना होगा इसे समझने के लिए, और वो है कि जो प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिस के वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पर. जिस चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं उस चीज़ के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल क्या हो रहा है उसका, बीइंग electrolyzed, and the type of electrodes being used.
किस तरह के इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जा रहा है और किस तरह के मटेरियल को उसमें डाला गया है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि इफ़ द इलेक्ट्रोड इज़ रिएक्टिव इट प्रेसिपिटेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यानी कि अगर तुमने जो भी इलेक्ट्रोड लिया है, जैसे हम कॉपर के केस में लेते थे, ठीक, और ये क्या है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ऑलराइट, तो ये रिएक्शन में क्या होंगे, दोनों ही चीज़ें होंगी, ये प्रेसिपिटेट भी हो सकता है और ये डिज़ोल्व भी हो सकता है। लेकिन सपोज़ करो आपने इलेक्ट्रोड लिया जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, these are called the inert electrode, inert electrode, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक। इस वजह से अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम इसके अंदर इनको इंक्लूड नहीं करेंगे कि ये किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में शामिल हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज हों, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज हों जो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, और रिड्यूसिंग स्पीसीज हों, रिड्यूसिंग स्पीसीज, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रेजेंट, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और उनके ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ ये डिपेंड करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ठीक। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक। इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी के ऊपर जनरली क्या होता है, ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस के अंदर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो तो फेवरेबल होता है, यानी कि फेवर करता है, लेकिन जो उसकी प्रोसेस है वो फिजिबल भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन आती है, दे आर वेरी स्लो, वेरी स्लो, ठीक। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं कि ओवर पोटेंशियल जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ओवर पोटेंशियल जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर अगर हम क्या करते हैं कि जो जिसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना, वो उसी वाली रिएक्शन एक तरीके से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली। ये जनरली उन रिएक्शंस में होता है जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, देन उसके अंदर क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेवेंट एक एग्जांपल लेंगे एक्चुअली जो एनसीईआरटी में दिया है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, इफ़ वी यूज़ मोल्टन NaCl, वी नो कि हम मोल्टन NaCl इस्तेमाल कर रहे हैं, मोल्टन NaCl हमको बहुत अच्छे से पता है। तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होगा हमारे पास सोडियम और दूसरा हो जाएगा Cl2 गैस, ये दो प्रोडक्ट आएंगे। क्योंकि हमको क्लियरली पता है कि यहाँ पर भाई साहब एक तो सोडियम का क्या है, Na पॉजिटिव कैटायन हो, और Cl का क्या है, Cl नेगेटिव एनायन, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, सोडियम को क्या करता है कि वो Na पॉजिटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो बना लेता है Na सॉलिड। इसी तरीके से हमारी दूसरी क्लोरीन है, वो क्या करती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है और वो बना लेती है क्लोरीन गैस, ठीक। इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये दोनों रिएक्शंस हो जाती हैं। लेकिन सपोज़ करो अब फॉर अ सेकेंड, आपको पता है ना उस रिएक्शन के बारे में जो हम 10th में पढ़ते थे, 10th में सॉल्ट्स के अंदर, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, ठीक, क्या होती थी वो, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक। और इस क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से हम बनाते थे क्या, कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaOH, ठीक।
इसमें एक सेल हुआ करता था, ठीक, जिसके अंदर एक कैथोड होता था और एक एनोड होता था, ठीक। और उसके अंदर हम क्या करते थे, ब्राइन सोल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड, ये होता है सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम पास कराते थे। जब हम इसको पास कराते थे तो इसमें क्या होती थी, रिएक्शन होती थी वाटर के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता था। तो अगर हम बात करें कि अगर हम ब्राइन सोल्यूशन का जो रिएक्शन कराएंगे, ठीक, तो हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक, इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्राइन सोल्यूशन में पहले समझो कि इसके अंदर एक तो NaCl है इटसेल्फ और दूसरा है H2O, ठीक। अगर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये देगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर OH का होता है तो इसके अंदर मिलेगा हमको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक। इस तरीके से ये सब के सब क्या करते हैं, हमको 4 यहाँ पर आयंस मिल जाते हैं, ठीक। अब ये 4 के 4 आयंस अपने कौन सा आयन किस जगह पर जाकर क्या होगा, एक तरीके से ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पर। और राइट, तो अगर हम बात करते हैं कि कैथोड पर कंपटीशन होता है किन के बीच में, जो हमारा कैथोड है दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव स्पीसीज, ठीक। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्ट द पॉजिटिव स्पीसीज। तो जब ये पॉजिटिव स्पीसीज को अट्रैक्ट करेगा तो हमको पता है हमारे पास पॉजिटिव स्पीसीज सिर्फ 2 ही तो हैं, कौन कौन सी, एक तो भाई सोडियम है और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सोडियम है एक्वस, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेता है, Na सॉलिड बना लेता है, ठीक। अगर हम बात करें, आपने बुक में देखा होगा, इसका जो सेल पोटेंशियल है दैट इज़ -2.71 वोल्ट। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, H पॉजिटिव के बारे में। ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, ठीक, वो भी गैसियस फॉर्म वाला, ठीक। अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये सेल पोटेंशियल होता है दैट इज़ 0.00 वोल्ट। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज इट ऑलवेज कम्स और टेकन एज ए स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर एक की वैल्यू निगेटिव है और एक दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव है और हम खड़े हैं किसके पास, कैथोड के पास। यहाँ पे एक जनरल सी पॉइंट याद रखना कि जो कैथोड होता है ना, जो हमारे पास कैथोड होता है, इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड दैट कि जिसका भी हायर पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिड्यूस एट दैट कैथोड। तो जिसका भी हायर क्या हो, मतलब सेल पोटेंशियल हो। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो मुझको पता है कि यहाँ पर आ गया हमारा सेल पोटेंशियल किसका, H पॉजिटिव से H वाले का या फिर H2 हाफ वाले का, और इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, 0.00 वोल्ट। इसी तरीके से अगर हम दूसरे के पहुँचें तो यहाँ पर आता है सेल पोटेंशियल किसका, सोडियम वाले का, और यहाँ पे आ जाती है वैल्यू पॉजिटिव से Na, यानी कि इसकी वैल्यू है -2.71 वोल्ट और ये वैल्यू हायर है। दैट्स मीन कैथोड पर अगर कंपटीशन हुआ इन दोनों के बीच में, जो कि हमेशा होता है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी हमारी H पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना लेगा H2 गैस। तो इस कंपटीशन में तो ये जीत गया। तो कैथोड पर कौन सी चीज़ रिलीज़ होने वाली है, हमें उसकी जानकारी मिल चुकी है और वो क्या चीज़ है हम उसे अच्छे से जानते हैं, वो है हाइड्रोजन गैस। क्योंकि सोडियम का पोटेंशियल क्या था, लोअर था, दैट्स वाई वो उस जगह पर रिएक्शन नहीं करेगा या फिर कैथोड उसको प्रेफर नहीं करेगा। ऑलराइट, तो बट H पॉजिटिव इज़ प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो अगर हम देखें वाटर को तो यहाँ पर हमको पता है कि ये H2O है हमारा लिक्विड, और जब ये टूटता है तो ये देता है हमारे पास
एक्वस H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ये दोनों एक्वस होते हैं। देयरफॉर द नेट रिएक्शन एट द कैथोड में भी रिटर्न एज, कि भैया जो नेट रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर, पूरी रिएक्शन लिखे हम नेट रिएक्शन, जैसे कि NCERT में भी दे रखी है, वो क्या होगी कि भाई जो हमारा H2O है लिक्विड फॉर्म में, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बना लेता है हाफ H2 जो कि गैस प्लस OH निगेटिव, ये एनायन बचा। बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन हो जाएगी कि वाटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऐसी कुछ रिएक्शन होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी और दूसरी चीज़ जो निकलेगी वो होगी OH निगेटिव। ऑलराइट, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब भाई कैथोड पे तो हमने देख लिया, लेकिन एनोड पर क्या होने वाला है? तो हम जानते हैं एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाला है तो वो दो स्पीसीज़ को अट्रैक्ट करेगा जिन दोनों के ऊपर कैसा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो। तो पहली चीज़ तो आ गई हमारे पास Cl निगेटिव, ऑलराइट, Cl निगेटिव। और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास इटसेल्फ वाटर, वाटर से हमको ऑक्सीजन निकालनी है। ऑलराइट, हम देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो जब हम कराते हैं रिएक्शन Cl निगेटिव की, तो Cl निगेटिव क्या करता है, हाफ Cl2 बनाता है, साथ में निकाल देता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट कम्स आउट 1.36 वोल्ट, ठीक। और दूसरी रिएक्शन आती है हमारी 2 टाइम H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा की तरह, और ये बनाता है O2 जो कि गैस है, प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक, जो कि एक्वस फॉर्म में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, और यहाँ पर बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो है 1.23। अब इन नंबर्स को याद रखना, ठीक। एनोड पे जब भी रिएक्शन होगी, जैसे कैथोड पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कैथोड के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्शन प्रेफर्ड रहती हैं जिनका जो सेल पोटेंशियल होता है वो सबसे ज़्यादा हायर होता है, ठीक। तो एनोड पर क्या होता होगा, ऑफ कोर्स उसका रिवर्स होगा, ठीक। तो जिसकी वैल्यू लोअर हो, लोअर वैल्यू ऑफ E0 सेल की, वो क्या होगा, प्रेफर होगा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सबसे ख़ास कंडीशन क्या आती है कि दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, इतना स्लो है कि ड्यू टू अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ही क्या होता है कि पहली वाली रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है, यानी कि ये सी वाली रिएक्शन इज़ मोस्टली प्रेफर्ड। और ये क्यों हो रहा है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर पोटेंशियल की कंडीशन आ रही है, ठीक। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद हमको कौन सी वाली रिएक्शन प्रेफर करनी पड़ेगी, Cl माइनस, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और यहाँ पर बना लेगा ये 1 सेकेंड, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और हमारी ये सी वाली रिएक्शन क्या होगी, प्रेफर्ड होगी, ठीक। तो कैथोड के ऊपर हमारे क्या हुआ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैथोड के ऊपर तो भाई सोडियम का कोई रोल है नहीं बचा था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया, और खाने के बाद बना लिया था हाफ H2, और साथ में बना था OH निगेटिव। बहुत अच्छी बात है, हमको पता चल गया। तो फिर एनोड पर क्या हुआ, भाई एनोड पर जो है ऑक्सीजन जो थी नहीं बन पाई, लेकिन उसका पोटेंशियल कम था, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो थी बहुत ज़्यादा स्लो है, दैट्स वाई क्या होता है, Cl जो है ओवर पोटेंशियल की वजह से बाजी मार जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर बन के आता है हाफ Cl2, और साथ में निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे। अगर हम इसकी नेट रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, ठीक। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या लिया है हमने, NaCl लिया है, और ये एक्वस सोल्यूशन है। रिएक्शन हुई, बन के आया था Na पॉजिटिव, साथ में बना था जब हाइड्रोजन बन रहा था तो OH निगेटिव, और निकली थी इससे हाफ H2 गैस, जो किस पे निकली है ये बताना पड़ेगा, एंड हाफ Cl2। हम जानते हैं ये निकली थी हमारी एनोड पर रिलीज़ हुई, और ये निकली हमारी कैथोड पर रिलीज़ हुई,
और यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया वो बनता है NaOH एंड द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड। तो इस प्रोसेस का जनरली यूज़ किया जाता है इसी काम के लिए, ठीक, जिसके थ्रू क्या बनाया जाता है, कास्टिक सोडा बनाया जाता है। और कास्टिक सोडा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस में यूज़ होता है। अब हम मूव कर रहे हैं इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन के बारे में कि हम अगर बात करें नस्ट इक्वेशन की तो उसके बेसिस पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। सपोज़ करो ये कोई रिएक्शन है, कोई क्या मतलब ऐसा सोचो कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर रिप्लेस कर दें, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको रिप्लेस कर दें। अच्छा भैया रिप्लेस किससे करोगे, तो भाई रिप्लेस भी कर देंगे। और रिप्लेस करते हैं हम उस चीज़ को बच्चों किससे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको दिखाते हैं यूँ करके, और जो हमारा पोटेंशियल होता है सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको दिखाते हैं हम यू करके। अब सॉरी, इसको दिखाते हैं हम, ये चीज़ हटा दी जाएगी सिर्फ ई से, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट भी नोटिस करेंगे। कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन की क्या प्रोडक्ट बनकर आएगा, वो चीज़ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम यहाँ पर देखते हैं। ऑलराइट, सपोज़ करो कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, और जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई H2O के साथ। जब रिएक्शन होगी तो ये ब्रेक होकर देगा O2 प्लस 4H पॉजिटिव और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हो जाएगी कि हमारे पास था SO4 2 नेगेटिव जो ब्रेक होता है और देता है H2O8 2 नेगेटिव प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, ये दो रिएक्शन हुई। इन दोनों के अंदर अगर हम पोटेंशियल देखें तो हमें पता है पहली वाली रिएक्शन का पोटेंशियल तो वही है जो हमने पहले देखा था 1.23 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। और दूसरी वाली रिएक्शन का जो होगा वो होगा प्लस 1.96 वोल्ट, ठीक। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, थोड़ी बड़ी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक। लेकिन अगर तुम देखो तो जो हमारी पहली वाली वैल्यू है ये कम वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो। ऑलराइट, जब भी डाइल्यूट होगा तो ये कम वाला पोटेंशियल प्रेफर्ड होगा। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो, कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक, तो ये दूसरी वाली रिएक्शन होती है। फिर दूसरी वाली रिएक्शन होती है अगर इलेक्ट्रोड कैसा हो, अगर उसमें जो सोल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो, ज़्यादा हो यानी कि कॉन्सेंट्रेट हो, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, ठीक। तो पहली रिएक्शन होती है जब सल्फ्यूरिक एसिड कैसा हो, डाइल्यूट, और जब कॉन्सेंट्रेट होगा तो दूसरी वाली रिएक्शन को हम प्रेफर करते हैं, ठीक। इसके बाद हम अगली चीज़ पर मूव करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं बैटरीज़ के बारे में। जनरली जब हम बैटरीज़ की बात करते हैं तो हमको याद आती है हमारे मोबाइल की बैटरी, या फिर जो हम अपने घर पे इन्वर्टर में यूज़ करते हैं, या फिर सोलर पैनल से जो चार्ज की जाती हैं उन बैटरीज़ की बात करते हैं, ठीक। या फिर आपके वॉच या रिमोट के अंदर जो बैटरीज़ पड़ती हैं। तो जनरली जो बैटरीज़ होती हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, और मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ मैनी टाइप ऑफ बैटरीज आर अवेलेबल राइट नाउ, ठीक। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम जनरली इनको डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो ये 2 पार्ट्स की वो होती हैं, और एक जो तीसरी वाली बैटरी है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहली होती है प्राइमरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक। जो प्राइमरी बैटरीज़ हैं इनको एक नाम से और जाना जाता है नॉन रिचार्जेबल
रिचार्जेबल बैटरी। ठीक, यानी कि वो बैटरीज़ हैं जो रिचार्ज नहीं होती, और जो सेकेंडरी बैटरी होती हैं, यानी कि एक तरीके से आप ये सोच लो कि ये बैटरीज़ वो सी वाली बैटरीज़ आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो रिमोट में पड़ती हों, या क्लॉक में हो, या फिर वॉचेस में आती हैं। ठीक, ये सभी बैटरीज़ वो उस तरह की होंगी। अगर हम सेकेंडरी बैटरीज़ की बात करें तो ये होती हैं रिचार्जेबल बैटरी। ठीक, और इन बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है जैसे इन्वर्टर में, या फिर बड़े डिवाइसेस को चलाने के लिए इन बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे लेड की बैटरी होती है, कैडमियम निकल बैटरीज़ होती हैं, उन सब का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। या फिर मोबाइल फ़ोन में पड़ती हैं लिथियम आयन बैटरीज़ वगैरह, इनका यूज़ हम इस जगह पर करते हैं। तो किसी भी बैटरी के अंदर, बैटरी मतलब ऐसी डिवाइस जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक, उसमें जो केमिकल एनर्जी होगी, जो भी फिजिबल रिएक्शन होती है, फिजिबल, उनसे जो केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, वो ये कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो और किसी भी बैटरी के लिए, एक अच्छी बैटरी होने के लिए कुछ कंडीशंस हमेशा होती हैं कि वो रीज़नेबली लाइट होनी चाहिए, यानी कि एकदम हल्की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी हल्की होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट हो, जिससे क्या हो जाए कि हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकें, और साथ में ही कि उसके जो वोल्टेज हों, दैट शुड बी अप्रिशिएबल इन द सेंस ऑफ कि आप समझ लें कि हम अगर किसी इस्तेमाल में उसको लेकर आते हैं तो उस जगह पर क्या हो जाए कि उस बैटरी का ठीक से इस्तेमाल हो जाए और वो उस चीज़ को दूर कर सके। अब यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि हम प्राइमरी बैटरी या फिर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज़ के केस में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी बैटरी में एक जनरली जो बैटरी आती हैं तो वो क्या आती हैं, जैसे ड्राई सेल की बात करें हम, ड्राई सेल में आता है एक लेक्लांचे सेल। ठीक, इसमें क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल देखे होंगे जो ट्रांजिस्टर में पड़ते हैं या फिर रिमोट में पड़ते हैं। ठीक, तो रेडियो वगैरह में जो सेल डाले जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं लेक्लांचे सेल, जो कि जिन्होंने ये सेल बनाया था उनके नाम पर है। ठीक, इसमें क्या होता है, बीच में एक इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। ओके, और ये इलेक्ट्रोड होता है कार्बन रोड होती है, और ये काम करता है कैथोड की तरह। ऑलराइट, ये कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके और पास एक कवरिंग होती है कुछ इस तरीके से। ठीक, अगर मैं यूँ बना पाया तो ऑलराइट, यूँ करके इसके और पास कवरिंग होती है। इस कवरिंग में इसकी जो कवरिंग है चारों तरफ की, ये होता है जिंक का कप। जो जिंक है, जिंक मेटल, उसकी कवरिंग है ये। ठीक, और ये काम करती है किसकी तरह, एनोड की तरह। ये काम करती है एनोड की तरह। ठीक, तो ये वाला हिस्सा उस सेल के अंदर, जैसे हम देखते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, तो ये हिस्सा होगा हमारा पॉजिटिव वाला इस बार, और ये हिस्सा हो जाएगा हमारा निगेटिव वाला। ऑलराइट, और इसके बीच में यहाँ पर एक पेस्ट भरा रहता है। ठीक, अब पेस्ट किसका होता है, ये होता है MnO2 और साथ में कार्बन ब्लैक। ठीक, और साथ में इसके होता है NH4Cl का पेस्ट। ठीक, किसके साथ, वो भी ZnCl2 के साथ। ये ZnCl2 कप के साथ मिलके बनता रहता है। ठीक, अगर हम इनकी जो रिएक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन फिर भी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं जो हमारा एनोड है, जो कि ऑलरेडी जिंक का बना हुआ है, और हम जानते हैं एनोड का नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि जो जिंक है वो यहाँ पर
आयोनाइज हो जाएगी और बना लेगी 2 पॉजिटिव और साथ में निकाल देगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले। अब हम पहुँचते हैं किसके पास, कैथोड के पास। कैथोड के पास क्या रहता है, पेस्ट रहता है किसके और पास, कार्बन रॉड के और पास। यहाँ पे याद रखने की बात है, यहाँ पे कार्बन रॉड जो है एक इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि ये किसी भी तरह की रिएक्शंस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देगी, तो इसको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास MnO2 है वो रिएक्ट करता है अमोनिया के एक सॉल्ट के साथ, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये कंपाउंड बना लेते हैं यहाँ पर MnOOH, ऑलराइट, और साथ में निकलती है अमोनिया गैस। अब ये अमोनिया गैस जो निकली है ये भी कहीं ना कहीं यूज़ होगी। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो ये हो रहा है इनका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमेशा हम जानते हैं कि नोट के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिख रही है हमको +4, और यहाँ पर जाकर हो गई है +3, यानी कि ये रिएक्शन हुई है रिडक्शन। ठीक, तो इसकी हाफ रिएक्शन ये हो गई, इसकी हाफ रिएक्शन ये हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है, दैट्स वाई यहाँ पर मैग्नीज क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। ठीक, और जो अमोनिया थी, जो हमारे पास अभी अमोनिया थी जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी, वो क्या करती है, जिंक के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ठीक, ये आता है इसका कॉम्प्लेक्स, और ये रहा इसके ऊपर चार्ज। ठीक, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ठीक, जिसके अंदर हम इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया का इस्तेमाल हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और जो भी एनर्जी इससे रिलीज़ होगी, एनर्जी लगभग कितनी, कि इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इट इज़ अराउंड 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के अराउंड इसका सेल पोटेंशियल होता है जो ये इसके अंदर रिलीज़ करता है। ठीक, एक दूसरी बैटरी है या सेल है जिसका हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर द लो करंट डिवाइसेस के लिए, फॉर लो करंट डिवाइसेस के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। ये होते हैं मरकरी सेल्स, मरकरी सेल्स। ठीक, लो करंट डिवाइसेस जैसे फॉर एग्जांपल वॉचेस हैं, वॉचेस में इनका यूज़ होता है। ठीक, वॉचेस के साथ साथ इनका यूज़ होता है जैसे कानों में लगाने वाली जो हेयरिंग डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है जनरली, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बीच में एक टिप होगी हमको नज़र आएगी। ठीक, और फिर इसके चारों तरफ क्या होता है, एक इस तरीके से कप बना रहता है। ठीक, अगर मैं इसको यूं करके दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, ऑल राइट, हम इसको बना लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, यहाँ पर ये सेल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करते हैं, यहाँ बीच में हम एक सेपरेटर लगा देते हैं, ये रहा जो ऊपर वाले लेबल को नीचे वाले लेबल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। साथ में ये सब वाले लेबल जो होते हैं ये एक दूसरे से अलग रहते हैं, ये लेबल पूरा का पूरा एक दूसरे से अलग रहता है, यानी कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह लगा देते हैं जिससे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना आए। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये सी वाली इसकी टिप है दैट वर्क्स एज एनोड। ठीक, और ये ऊपरी हिस्सा जो है इसमें भरा रहता है जिंक Hg का अमलगम, इट वर्क्स एज ए अमलगम। ठीक, इसके अंदर ये सा वाला हिस्सा हम शुरू में जानते थे, ये था हमारा सेपरेटर। ठीक, और यहाँ पर ये एक दूसरे को अलग करे हैं, तो ये हैं गैसकेट, ऑलराइट, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है हमारा कैथोड। कैथोड के अंदर एक मिक्सचर रहता है HgO प्लस कार्बन का। ठीक, और ये चारों तरफ से जो है इसको बोलते हैं सेल कैन। ऑलराइट, नाउ मूव टू द रिएक्शन। अब इसके अंदर रिएक्शन होगी कैसे, तो इसके अंदर एक पेस्ट भी भरा रहता है बच्चों, पेस्ट रहता है इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट ऑफ KOH
एंड जिंक ऑक्साइड का। ठीक, ये पेस्ट इसके अंदर भरा रहेगा। सिंपल सी रिएक्शन है इसके अंदर कि जो एनोड है हमारा वो अमेलगम की फॉर्म में है, यानी कि वो है ZnHg के साथ। ये कांटेक्ट में आता है QS से, जो बेसिक रेडिकल निकलेगा और ये बना लेता है ZnO जिंक ऑक्साइड। साथ में फॉर्मेशन होता है वाटर का और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। वो अपना पूरा एनोड वाला काम कर रहा है। ठीक, अब बारी आती है कैथोड की। कैथोड की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा HgO है, ठीक, वो रिएक्ट करता है H2 के साथ और जो भी इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे। ठीक, और ये बना लेगा Hg, वो भी लिक्विड, प्लस साथ में निकलेगा इसके 2OH। ठीक, एक बेसिक रेडिकल जो इस्तेमाल हो जाएगा फर्दर रिएक्शन में। इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये सेल्स लगातार चलते रहते हैं। लगातार मतलब जब तक इनके पूरी कंसंट्रेशन या पूरे तरीके से कंज्यूम्ड ना हो जाए तब तक ये बराबर अमाउंट में अपने करंट को पास करते रहेंगे, इक्वल और कांस्टेंट। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी कि ये अमलगम रहा, रिएक्शन हो रही है Hg के साथ, और हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मेशन होगा जिंक ऑक्साइड प्लस Hg लिक्विड का। ठीक, और जो सेल पोटेंशियल होता है इस सेल के वो होते हैं 1.35 वोल्ट, जो ड्यूरिंग लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ। ऑल राइट, तो इट्स बिकम रियली इंटरेस्टिंग टू नो के ऑफ कोर्स द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सेम मैनर। ऑल राइट, अब हम जब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट सेकेंडरी सेल्स के बारे में। एंड द सेकेंडरी सेल्स इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपने ये वीडियो देखी और आपको लगता है कि इसने आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकती है ये या लाया है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, और अगर पॉसिबल हो तो ये भी कर देना। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।